जी मुझे ये बताइए कि सर हमारे जो पुराने मित्र हैं, अब आजकल थोड़ा सा किसी एक मित्र से तो बड़ी खटास भी हो गई, मैं चीन के संदर्भ में कह रहा हूँ और रशिया से, इस यात्रा को लेकर के उनका रिएक्शन क्या हो सकता है या उनके साथ हमारे संबंधों में कोई असर पड़ सकता है क्या? देखिए, जहां तक चीन की बात है तो वो भारत के साथ एक जीरो सम पॉलिटिक्स में विश्वास रखता है। हम्म। वो ये जानता है कि एशिया में और ग्लोबली भारत ही एक ऐसा देश है जो उसको काफी हद तक टक्कर दे सकता है। हालांकि आज हमारी हो सकता है इकोनॉमी उनकी 5 टाइम से ज्यादा है, टेक्नोलॉजिकली भी सुपीरियर है, लेकिन वो ये देख रहे हैं कि जो भारत की पहुंच है और एक सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन दुनिया में है, जो एक भारत की के बारे में दुनिया सोचती है, जो अभी आपने देखे ग्लोबल साउथ के संदर्भ में देखें, जो समिट हुई थी, या आप इस संदर्भ में देखें कि यूनाइटेड नेशंस में भारत के प्रपोजल्स को कितने ज्यादा वोट मिलते हैं, कितना समर्थन मिलता है सबसे, तो इन सब चीजों से एक रिफ्लेक्शन होता है। तो उससे चीन को थोड़ा दिमाग में ये रहता है कि भारत उनको एक चैलेंज दे सकता है। और थर्ड, पीपीपी में तो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पांचवी है, तो बढ़ती जाएगी। तो वो अपनी तरफ से एक, मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ भारत के खिलाफत में कुछ ना कुछ करेंगे। और इस रिश्ते से मेरा मानना यह है कि भारत और अमेरिका का जो रिश्ता बढ़ेगा, और ये अलायंस के लिए नहीं होगा, ये रिश्ता होगा अपने म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बारे में। म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं दोनों के, क्योंकि अमेरिका भी जो समझता है कि चीन ही उसको हटाने की कोशिश कर रहा है नंबर 1 पोजीशन से, एक बिगेस्ट थ्रेट है, ये सबको मालूम है। तो उसमें हमारी अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट है दोनों के साथ में। तो चीन भारत की खिलाफत करता रहेगा, और मेरा मानना यह है कि दुनिया की हर एक ज्योग्राफी में चीन हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। रही बात रूस की, तो रूस आज की डेट में जो है युद्ध में लिपटा हुआ है, और जब इस युद्ध के बाद सर निकलेगा तो हो सकता है कि वो एक काफी डेसिमेटेड पावर हो। और अगर वो होता है तो वो चीन के साथ मिलकर के वेस्ट को काउंटर करने में उनकी मदद कर सकता है। सिचुएशन कोल्ड वॉर 2.0 जैसी हो सकती है। लेकिन आप ये समझ लें कि अगर रशिया को आप जानते हैं अच्छी तरह से, तो वो एक सेकंड फिडल का रोल कभी नहीं खेल सकता है। और अगर वो कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप चाइना के साथ करेगा, जिसमें चाइना का नेचुरली एज ज्यादा है, तो भी उसको काउंटर करने के लिए भारत की आवश्यकता होती है। और वो उनकी कैलकुलेशन का एक हिस्सा है। जैसे अमेरिका चीन को काउंटर करने के लिए भारत के साथ दोस्ती करना चाहता है ज्यादा और भी गहरी, तो वही सेम सिचुएशन जो है रूस की चीन के साथ है। इस बात को बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं। वो ये सोचते हैं कि रूस और चीन की दोस्ती हो गई तो भारत की खिलाफत हो जाएगी। आज की डेट में भी जब हमारा गलवान में या कहीं पे भी लड़ाई हुई, तो रूस ने हर समय हर वो चीज जो आपको चाहिए थी उसको प्रोवाइड किया, चीन के साथ उनके नो लिमिट संबंध होने के बावजूद भी। तो नेचुरली है कि वो इस बात से बहुत खुश नहीं है। लेकिन ये बात आज से नहीं हुई है। अमेरिका के साथ मित्रता रूस भी करना चाहता था। जैसा हम जानते हैं कि जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो भारत, अमेरिका, चीन, सब सारे मुल्क जितने अमेरिका के साथ दोस्ती कर रहे थे, रूस भी कर रहा था, लेकिन वो जल्दी डिसएंचांटेड हो गए। ठीक है, हमारी मित्रता उनके साथ बढ़ती गई क्योंकि अलग तरह के प्रिंसिपल्स हैं। और भारत आज की डेट में, मैंने जैसे कहा कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा मार्केट है, और सबसे बड़ा एक यूथ डिविडेंड है हमारे पास में। और वो टैलेंट जिसकी बात, पाइपलाइन की बात कही गई उसमें, हम्म। उस सब में भारत एक बहुत आगे बढ़ रहा है। तो ये चीज जितने भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के चीफ्स हैं वो सब बात कर रहे हैं, तो हम्म। हमने ये सब चीज सुनी। तो उससे पता लगता है कि ये एक आपको एक रियलिटी दिख रही है। वो अपना इंटरेस्ट देखता है, हर एक मुल्क फॉरेन पॉलिसी में अपना इंटरेस्ट पहले देखता है। तो जी। अमेरिका को भारत के साथ दोस्ती में, तो हमें यही नहीं सोचना चाहिए कि भारत को क्या अमेरिका को भी तो हमसे बात करके फायदा है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है सोचने की। प्रोफेसर संजय, जो भी अनिल जी कह रहे थे और जो शिवकांत जी ने कही, सबके अपने अपने हित हैं, है ना। चाइना को भी पोर्टेबल वाटर चाहिए तो बाइकल लेक से 1500 किलोमीटर की नहर बनाएंगे, बना ही रहे। रूस को भी जो है मदद चाहिए चाइना से क्योंकि सैंक्शन लगे हुए हैं। भारत को अमेरिका से, अमेरिका भारत तो ये तो ठीक है, हम उपयोगितावादी सिद्धांत पर आ गए हैं जो कि रियल है। मुझे लगता है यही हार्ड कोर होता है कि जिसका जहाँ फायदा हो वो सेटिंग अपनी करे। ऐसे में जो पॉलिसी इंडिया इस समय लेके चल रहा है कि मैं, मेरे लिए जो अच्छा मैं वो करूंगा, मैं किसी कैंप में नहीं रह सकता, ना इनके कैंप में ना उनके कैंप में। लेकिन इसी के साथ एट द सेम टाइम देयर इज अ डिवाइडेड वर्ल्ड इन टू पावर्स। तो भारत अपनी इंडिपेंडेंसी कैसे रखेगा, मुझे ये समझाइए आप।
देखिए, भारत ने पहले ही कह दिया है कि NATO+5 में वो शामिल होगा और भारत अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको मेंटेन करेगा और जो नेशनल इंटरेस्ट है वही उसका जो प्राइम या मेन स्टे है फॉरेन पॉलिसी का। तो ये सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी भारत की विदेश नीति जो लोग समझते हैं विदेशों में, तो वो इस बात को पहले से ही मानते हैं, स्वीकार करते हैं। और अब भारत देखिए एक बहुत बड़ा बाजार है और यूथ डिविडेंड की भी अभी बात हुई, तो भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। तो दुनिया का जो आकर्षण है वो वैसे ही भारत की तरफ है और इस यूथ डिविडेंड की वजह से न केवल हम इंटरनेशनल मार्केट में गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं बल्कि मैन पावर और ह्यूमन रिसोर्स को भी सप्लाई करने की स्थिति में है। और सबको ये पता है कि अगर चाइना को कोई काउंटर कर सकता है फ्यूचर में तो वो इंडिया ही करेगा। और दूसरी बात ये है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं दोनों, और इंडिया का जो राइज है उसको अमेरिकन और पूरी इंटरनेशनल सोसाइटी एक स्माइल के साथ लेती है, जबकि जो चाइना का राइज है उसको हमेशा एक सस्पिशन की नजर से देखा जाता है क्योंकि वो एक अथॉरिटेरियन स्टेट है। तो ऐसी स्थिति में जो भारत का काम है फिलहाल वो ये है कि हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करें, उससे जो हमारे पास धन आ रहा है उसको हम जो हमारा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसमें डालें और अपने को मिलिट्रीली स्ट्रांग करें ताकि फ्यूचर में, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजों में ये रिलेशंस इतने सटल और कॉम्प्लेक्स होते हैं कि हम ये भी नहीं मान के चल सकते हैं कि फ्यूचर में अगर हमारा चाइना से कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उसमें अमेरिका हमारा कहाँ तक साथ देगा। तो ऐसी स्थिति में अगर हम ये मानते हैं कि चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, वैसे कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना कम है क्योंकि जो ट्रेड के रिलेशंस हैं वो भी इंटेंस हैं और उसमें दोनों कंट्रीज को बहुत लॉस होगा। और चाइना को भी ये पता है कि ठीक है मिलिट्री सुपीरियरिटी उसकी है लेकिन भारत को जीता नहीं जा सकता है और चाइना को भी वॉर की सिचुएशन में एक बहुत डिसाइसिव लॉस होगा। इस बात को चाइना भी जानता है और उसकी जो एक सुपर पावर बनने की इच्छा है या सपना है वो वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन चाइना बहुत ही जिसे कहना चाहिए स्टेल्थ नेशन है, चुपचाप वो क्या तैयारी कर रहे हैं ये बहुत कम लोगों को पता होता है, कब वो कैसे क्या करेंगे, किस तरह की वो मूव बनाएंगे। तो इसको इन सब चीजों को देखते हुए ये बहुत आवश्यक है भारत के लिए कि वो अपना जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको स्ट्रेंथन करे। और मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर का ये जो दौरा है इस दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें अमेरिका के डिफेंस सेक्टर में घुसने का मौका मिल रहा है और टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफर है वो भी हो रहा है। और साथ साथ में जो प्रीडेटर ये ड्रोन मिलने की बात है, खरीदने की बात है भारत की, उससे भी हम बहुत जगह पे चाइना से कोई से सुपीरियर हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन चाइना को भी अमेरिका खारिज नहीं कर सकता, उनके भी ट्रेड रिलेटेड बहुत सारे रिलेशंस हैं और न ही भारत चाइना को खारिज कर सकता जी है। प्रोफेसर संजय सर, कन्वेंशनल वार के तो दौर अब चले गए, अब तो हेजेमनी चलती है और इकोनॉमी से वॉर लड़ा जाता है, टेक्नोलॉजी से। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग बात थी कि बाइडेन जी ने शी जिनपिंग को कहा कि वो डिक्टेटर हैं। अब ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग थी सिर्फ, और कुछ नहीं था ये। उससे वो गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, उनको पता कि मोदी जी इधर हैं तो कुछ ऐसा करना है जिससे कि माहौल बना रहे। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, लौट के आके शिवकांत जी से एक चर्चा ये करेंगे जो ये कह रहे हैं कि संधि मित्र नहीं है, कृपा मित्र नहीं है, टेबल पर सामने बैठ के हम लोग मित्रता करेंगे, तो इसमें अमेरिका की मजबूरी भी है। छोटे से ब्रेक के बाद लौट के आते हैं।